हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिलेक्ट। माय नेम इज जंशिका। सो गाइस, आप क्लास 10 में आ चुके हो एंड एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन निकल के आता है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर योर बोर्ड्स। सो इस छोटे से क्वेश्चन बट बहुत बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगा। जो आपके एग्जाम्स हुए हैं ना इस ईयर, अभी जो आपके चल भी रहे हैं 12th के एंड 10th के भी जो मार्च में कंप्लीट हुए हैं, उनके बेसिस पे उनके एनालिसिस करके मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगी कि एनसीईआरटी इनफ है भी या नहीं। मतलब जो फैक्ट होता है, स्टूडेंट्स क्या कहना है, टीचर्स क्या कहते हैं, जो पेपर का एनालिसिस होता है, जो सीबीएसई कहती है, एवरीथिंग जो मिला के निकल के आता है ना आपका कंक्लूजन, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो इज एनसीईआरटी इनफ फॉर योर बोर्ड्स, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर तो प्लीज कर ही देना। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इज एनसीईआरटी इनफ फॉर योर बोर्ड्स? सो आंसर इज यस। थोरोली स्टडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट and practicing their example and exercise generally considered sufficient for achieving good marks in CBSE class 10 बोर्ड एग्जाम। सो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से जरूर करना होगा। कंपलसरी होता है, टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल। ओके, तो एनसीईआरटी को एक देखा जाता है आपके फाउंडेशन के रूप में। सीबीएसई सिलेबस फॉर क्लास 10 इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो सीबीएसई का सिलेबस जो अभी सीबीएसई ने निकाला है, आई होप कि आप लोगों ने देखा है। जो भी नहीं देखा वो भी जल्दी देख ही लेंगे। आपके मैथ के, साइंस का, सभी सब्जेक्ट का सीबीएसई ने सिलेबस आउट कर दिया है। ठीक है, तो जो आपका सीबीएसई का सिलेबस होता है वो आपका कैसे होता है, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक होते हैं उन पे ही बेस्ड होता है। जो आपके एनसीईआरटी बुक में रहेंगे वही आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, वही आपका सीबीएसई भी पूछता है। यहाँ पे भी लिख दिया गया है, मीनिंग अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल विद इन देम इज अ क्रूशियल फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बहुत ही अच्छे से आपको उसको पढ़ना होगा। थ्रू प्रैक्टिस, सिंपल रीडिंग द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक इज इनफ। You need to actively practice by solving and all the examples and exercise including the additional exercise in each chapter। देखो, तो एनसीईआरटी का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो तो एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है। यूट्यूब पे आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे पहले या फिर नहीं भी देखे होंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी को ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप सिर्फ रट रहे हो, पढ़ रहे हो तो आपने ये कहा जा सकता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एडिशनल एक्सरसाइज, जो जितनी चीज आपके बुक में गिवन है, वो सब अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप कहलाते हो कि हाँ आपने एनसीईआरटी का प्रैक्टिस किया है। सो बोर्ड एग्जाम में आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल अगर आप ये समझ लेते हो तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। द बोर्ड एग्जाम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो बोर्ड एग्जाम में आपकी, आप जान रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बेस्ड ज्यादा पूछती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि हाँ आपको क्वेश्चन की कितनी ज्यादा समझ है। ठीक है, जस्ट नॉट रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। ऐसे बच्चे क्या करते थे पहले, वो सिर्फ रटते थे, मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, जो भी उनके सब्जेक्ट वो सबको रटते थे। बट सीबीएसई ने अब सब चीज चेंज कर दिया। अब सिर्फ अगर आप रटते हो तो उससे आपके एग्जामिनेशन में काम नहीं बनेगा। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन थ्रूली अंडरस्टैंडिंग मटेरियल इन एनसीईआरटी। यही इनका कहना है कि एनसीईआरटी में हर एक चीज आपका गिवन है। ठीक है, अगर आप वहां से भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों। आई नो कि आप सभी बोर हो जाते हो एक ही चीज सुनकर, बट जो डिटेल मैं एक दो बार अच्छे से रिपीट करना चाहती हूँ। ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इनफ होगा। यहाँ पे देखो, वाइल एनसीईआरटी सफिशिएंट है ही, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल रिसोर्सेज को मतलब फाइंड करते हैं, लाइक सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, हेल्पफुल फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीबीएसई आपका सैंपल पेपर निकालती है आप वो कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो एंड एनसीईआरटी। अगर आप इतना कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में आपका 90+ रखा हुआ रहता है। बट बच्चे पता नहीं क्यों जान मुझ के परेशान होते हैं एंड होते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात कही गई है। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ एग्जाम पैटर्न एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। तो पीवाईक्यू से जनरल सी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है। पीवाईक्यू से कि लास्ट ईयर कैसा पूछा, इस ईयर कैसा पूछा, उसके पहले कैसा पूछा। जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको एक पैटर्न दिखता है, समझ आता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो उसी बेसिस पे समझ आ जाता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है। एंड यहाँ पे देखो, पीवाईक्यू करने से क्या होता है, आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसी अलॉटेड टाइम में अपने पेपर को कंप्लीट करना है। इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे थे मतलब कि उनका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज नहीं किया। सैंपल पेपर की हम बात करें, सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर आपको खुद ही दे रही है और सीबीएसई के बहुत सारे सैंपल पेपर है, उसके पिछले ईयर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह। तो अगर आप सीबीएसई का ही मटेरियल यूज करते हो कहीं और से ना कुछ यूज करके भी, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था अभी मार्च में, ठीक है, तो ये आपका जागरण का न्यूज चैनल वाला, तो न्यूज़ वाले एनालिसिस करते हैं, बच्चों से जाके रिपोर्टिंग करते हैं, एवरीथिंग करते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे जो निकल के आए कंक्लूजन वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैं बताऊंगी आपको क्लास 10 जो मैथ्स एग्जाम हुआ था ना आपका, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो आपका पेपर 10 मार्च को हुआ था मैथ्स वाला। अब यहाँ पे देखना, तो वहाँ पे पेपर जो थे आपके, ये पेपर के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों कि पेपर कैसा था।
ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको आगे समझ आ जाएगा। एक और मैं जल्दी से बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर का लेवल आपका मॉडरेटली था इस साल जो पूछा गया, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट था बट बहुत ज़्यादा नहीं, लेंदी बहुत ज़्यादा था मैथ्स का पेपर, ये रियलिटी है। विद स्टूडेंट फाइंडिंग सर्टेन क्वेश्चन पर्टिकुलरली इन ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैलेंजिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता चैलेंजिंग हो सकती है, बट कुछ बच्चों को लगा तो क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ब्रेकडाउन यहाँ पे उन्होंने किया, यहाँ पे देखो लेवल तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर प्राइमरली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी करिकुलम। यहाँ पे खुद ने लिख दिया है कि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी करिकुलम पे बेस्ड थे विथ स्टूडेंट हु हैड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फाइंडिंग द पेपर मैनेजेबल। तो जो बच्चों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है, पढ़ा है, तो उनके लिए पेपर ईजी रहा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। क्लियर है? तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पेपर लेंदी था, क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिकी थी, कौन कौन से चैप्टर्स का वो मैंने आपको बता दिया। तो रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, तो आप हो फ्यूचर स्टूडेंट तो आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। थ्रू प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर थ्रू एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज। तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रटने फोकस करना है, बिकॉज सीबीएसई अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देती है, आप रट के उसको बना ही नहीं सकते हो, आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, जब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। PYQ वही सब मैंने बता दिया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी फोकस। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों साइंस के पेपर में कि साइंस का पेपर का एनालिसिस कैसा रहा है। तो यहाँ साइंस का पेपर आपका 20 फरवरी को हुआ था। पेपर आपका वेल बैलेंस मॉडरेट डिफिकल्टी था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें भी था रेदर देन रोड मेमोराइजिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि रटना नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना है, यही अब होने वाला है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लाइक फॉन्ड द पेपर टू बी मैनेजेबल एंड अलाइंड विद एनसीईआरटी सिलेबस। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों का क्या कहना है कि जो आपके पेपर है वो एनसीईआरटी से ही मैच करते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस से ही पूछा गया है। क्लियर है? डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताया गया था उसमें कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, फोकस क्या रहा है यहाँ पे वो बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपके बता दिए गए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए गए थे, ठीक है। अब एनसीईआरटी अलाइनमेंट की हम बात करें क्योंकि हमारा वीडियो इसी के ऊपर है, बाकी चीज तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो बार प्राइमरली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस पे ही आपके क्वेश्चन पेपर बेस्ड थे विद स्टूडेंट हु हैड प्रिपेयर्ड वेल फ्रॉम टेक्स्ट बुक फाइंडिंग द पेपर इजी। जो बच्चों ने एनसीईआरटी से बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, एवरी सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी का किया, उनको पेपर ईजी लगा। ये उनका एनालिसिस है फ्रेंड्स, मेरा एनालिसिस नहीं है, ठीक है। और आगे कंटिन्यू करते दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर स्टूडेंट रिएक्शन रिव्यू फ्रॉम एक्सपर्ट्स द सीबीएसई क्लास 10 साइंस पेपर 2024-25 वाज मॉडरेट एंड हाई डायरेक्टेड क्वेश्चन। ये तो काफी बार हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट हु प्रिपेयर्ड वेल एंड सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन विल गेट 60% 60+ स्कोर इन थ्योरी। जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ईमानदारी के साथ अच्छे से कर लिया ना, उनके एग्जामिनेशन में 60% मतलब 60+ स्कोर रखे हुए हैं। और आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, समझ आया? मतलब एनसीईआरटी का वैल्यू क्या है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने जितना कुछ बताया आई होप कि क्लियर होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं, मतलब इनफ है या नहीं। देखो तो एनसीईआरटी अगर आप करते हो ईमानदारी के साथ तो यहाँ पे 60+ आपके नंबर इजीली आ जाते हैं, बट उसके साथ साथ आपको सैम्पल पेपर PYQ करना होगा। अगर आप इतना कर लेते हो फिर आपके एग्जामिनेशन में 90+ आएंगे एंड बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि मैं किससे पढूं, कहाँ पढूं, इतने सारे मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो गए। वही फ्रेंड्स मेन कारण हो जाता है आपके डिस्टर्ब होने का। प्लीज़ वैसा मत करना, सिंपल शॉर्ट रखना कि आपको किससे कैसे कहाँ से पढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।